Hello everyone, all of you are welcome at India's largest online learning platform, an academy. अ, यहाँ आपको क्या मिलता है? डेली लाइव क्लास मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेगा, लाइव टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड एसेस मिलेगा। लाइव क्लास में आप टीचर के साथ जुड़ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आंसर पोल में भाग ले सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपके सिलेबस डिजाइन किए जाएंगे, उसी के आधार पर आपकी पढ़ाई की जाएगी। उसकी टेस्टिंग आपकी होगी लाइव टेस्ट के थ्रू और क्विजेस के थ्रू। अनलिमिटेड एसेस का मतलब ये हुआ कि आपको वीडियो आप अनलिमिटेड बार देख सकते हैं। अगर जहां पर आपको जितनी जरूरत है उस हिसाब से आप ये कदम उठाइए। चलते हैं आगे की ओर। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर का सहारा ले सकते हैं या एप्पल स्टोर का ले सकते हैं। ठीक। इसके बाद हम आते, ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। 10 सालों का से ज्यादा का अनुभव, 1000 से ज्यादा सिविल सर्वेंट्स को मेंटर करने का अनुभव। यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर पूरी तमाम सारी ये चीजें पढ़ाई से लेकर एग्जाम से लेकर चीजें यहाँ पर अपडेट होती रहेंगी। आप इससे जुड़े। चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर 100 से ज्यादा एजुकेटर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स, और उनके बनाए गए कोर्सेस हैं। जो एजुकेटर आपको पसंद हो, जिनके कोर्स आपको पसंद हो, वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 15,000 से ज्यादा कोर्सेस हैं जो कि जीएस में मिलेंगे, ऑप्शनल मिलेंगे, एसए में मिलेगा, आंसर राइटिंग मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। ठीक, तमाम सारे नए नए कोर्सेस टाइम टाइम पर आ रहे हैं। तो आपको जो हो अपनी सुविधा अनुसार, आपकी जरूरत के हिसाब से जो फिट बैठे उसे आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पर दो तरह के प्लान है, दो तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान है। एक प्लस है, दूसरा आइकॉनिक है। प्लस में आपको लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है, और आपको पर्सनल कोच नहीं मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं मिलता है, स्टडी प्लानर नहीं मिलता है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक नहीं मिलता है। ये चीज, चारों चीजें आपको मिलेंगी आइकॉनिक में। ये रिस्पेक्टिव फीस है। स्ट्रक्चर है प्लस का 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने में। और 10% जैसे आप डबल ESH कोड का इस्तेमाल करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट कूपन मिलता है, तो आपकी फीस घटकर रिस्पेक्टिवली ये हो जाती है। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर आइकॉनिक है। आइकॉनिक आपको 3 महीने, उसमें मिलता है। एक तरह से 12 महीना, 24 महीना और 36 महीने। रिस्पेक्टिव फीस आपकी ये होती है। ठीक। और डिस्कशन के बाद जैसे ये डबल ASH कोड अप्लाई करेंगे, आपको 10% फीस में छूट मिलेगी और आपके रिस्पेक्टिव फीसेस ये तमाम सारी फीस हो जाती हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्लास के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शनल का है फीस। ऑप्शनल की फीस आपको 6 महीने, 1 महीना, 12 महीना, 24 महीना और 36 महीना में मिलेंगे। ये फीस का स्ट्रक्चर है ऑप्शनल का। और 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप डबल ASH कोड का इस्तेमाल करेंगे। आपकी रिस्पेक्टिव फीस घटकर ये हो जाती है। ठीक है, चलिए। आज हम टॉपिक जो स्टडी करने वाले हैं वो है NCERT प्लस। ठीक है, उसके अंतर्गत हम आज टॉपिक डिस्कशन करेंगे प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये जो पार्ट है लेक्चर सीरीज LPG 2 है। ठीक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे ताकि हमें पूरी तरह से LPG रिफॉर्म समझ में आना शुरू हो जाए। मैं आपको डेली मिलता हूँ B2M चैनल पे, सुबह 8 बजे AM पे। ठीक है, कोशिश करें कि आप लाइव क्लास देखें। अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास देखें। जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसका मैं टेस्ट करता हूँ क्वेस्ट चैनल पे। ये 18 तारीख से स्टार्ट होने की होगी, 18 नवंबर से। तो यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा उसका MCQ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो आप वहां से देख सकते हैं। और महीने का करंट अफेयर्स जो होता है इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है, वो मुझे मैं आपको दूंगा इंडियन इकोनॉमी मंथली करंट अफेयर। करंट अफेयर्स ये आपको आएगा ऐप में। ऐप मतलब स्पेशल क्लास में मिलेगा।
स्पेशल क्लास में मिलेगा। ये स्पेशल क्लास आपके लिए क्या है, फ्री है। एमसीक्यू फ्री है, क्वेश्चन चैनल फ्री है, B2M पर यहाँ पर जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो फ्री है। एक बात मैं आपके दिमाग से डाउट रिमूव करना चाहता हूँ कि जैसे मैं B2M पर मैंने कवर किया है NCERT, यहाँ पर मैंने कम्प्रिहेंसिव कवर की है, कुछ पॉइंट नहीं छोड़े हैं, तमाम सारी चीजें अच्छे से मैंने कवर की है। जो क्वेश्चन भी बनाए हैं वो पूरा MCQ जो बने हैं पूरा UPSC मॉडल क्वेश्चन आंसर है, और इंडियन इकोनॉमी जैसे करंट अफेयर्स में जो हम लेते हैं लेंगे वो भी पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। वहां पर पहले क्वेश्चन कराया जाए, पहले थ्योरी बताई जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन कराया जाएगा, इसलिए ताकि आपने जो पढ़ा है उसे आप अच्छे से एसिमुलेट कर लें। ठीक, चलिए ये सुबह लिया जाएगा इसकी क्लास, ठीक है, वहां पर चलिए सभी कोर्सेस फ्री हैं। चलते हैं फिर आज का टॉपिक प्राइवेटाइजेशन की ओर, इसको हम अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं फिर। आज देखिए ध्यान देना, प्राइवेट प्राइवेट, दूसरा इसका काउंटर पार्ट होता है पब्लिक। पब्लिक, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है निजी, इसे हिंदी में क्या होता है, निजी, है ना। इसको क्या कहते हैं, पब्लिक मतलब सरकारी, सार्वजनिक, ठीक है। अच्छा, व्यक्तिगत, प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत, ठीक। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इनकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ा अलग हो जाती है, ये कॉमन लेमैन लैंग्वेज मैंने आपको दोनों का मतलब बताया, ठीक। अच्छा, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि ऑनरशिप या मैनेजमेंट को क्या करना, छोड़ना। ट्रेडिंग ऑफ मैंने क्या होता है, छोड़ना। ऑनरशिप, जैसे मैं कहता हूं मेरी कंपनी में मेरे 100% शेयर है, 100% मेरे ही मेरे हैं, और किसी का 1 रुपया नहीं लगा है, ठीक। ये मेरी तरफ फुल्ली ओन्ड है, कैसी है, फुल्ली ओन्ड बोलते हैं, ठीक है, फुल्ली ओन्ड बोलेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब इसमें मान लीजिए 90% मेरा है, 10% किसी और का है, ठीक है। तो अभी भी ये क्या है, ओन्ड बाई मी है ना, ओन्ड बाई मी है, लेकिन फुल्ली ओन्ड नहीं है, ठीक है। हाँ, फुल्ली ओन्ड है। अब इसको थोड़ा सा और घटाते हैं, 80% ले आते हैं, फिर 70% लाते हैं, ठीक है, फिर 60% लाते हैं। अभी जो लार्जेस्ट पार्टनर मैं ही हूँ, अब 50% है, ठीक। यहाँ तक जब तक अगर मेरे पास सबसे ज्यादा शेयर है, 50% या 50% से ज्यादा शेयर है मेरे पास, ठीक है, तो मैं जो कंपनी गेन करूंगा, रखूंगा, उसे क्या बोलूंगा, पब्लिक कंपनी। 50% से ज्यादा शेयर मेरे पास है, ठीक। अगर जैसे ही मेरे 50% से कम शेयर होना शुरू हो जाते हैं, है ना, 50% से कम मेरे शेयर होना शुरू हो जाते हैं, मान लीजिए 90 इतना हो गया मेरा, अब ये की कंपनी आपकी पब्लिक कंपनी नहीं रह गई, ठीक है। शेयर मतलब है 50% या 50% ज्यादा शेयर आपके हो। तो आज पूरी कहानी प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों में न्यूज में थी, LIC में सरकार क्या है, अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, ठीक है। प्राइवेट, पब्लिक को क्या बना रही है सरकार, प्राइवेट बना रही है, ठीक है। कैसे सरकार प्राइवेट बनाएगी, पब्लिक को प्राइवेट कैसे बन सकता है, वो तमाम सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं सेशन। अच्छा, अब कहते हैं गवर्नमेंट कंपनीज को दो तरीके से प्राइवेट बनाया जा सकता है। दो तरीके कौन कौन से हैं, है ना, कौन कौन से दो तरीके हैं। नंबर ये कि ऑनरशिप को क्या किया जाए, कम कर दिया जाए, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज को सेल कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैसे कहते हैं, ऑनरशिप हम कम कर देते हैं, 100% थी, 100% को धीरे धीरे घटाते हुए हम कितना कर दें, 49% कर दें, ठीक है, 49% कर दें, इससे कम कर देते हैं, तो कंपनी क्या हो जा रही है, प्राइवेट हो रही है। कहने का मतलब इसका, अब इसका पर्पज क्या हो जाएगा, प्राइवेट में मोटिव हो जाएगा प्रॉफिट कमाना, ठीक है। एक तो ये हुआ कि हम इसका शेयर क्या करके कर सकते हैं, शेयर हम देखिए कम करके से हम प्राइवेट बना दें, हम शेयर जो है कम करके प्राइवेट बना देते हैं, ठीक है।
सरकार का मान लीजिए इतना हो जाता है, बाकी जनता का कितना हो जाता है, 51% हो जाता है। इस 51 में भी बहुत से लोग हैं, है ना, जनरल पीपल हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, तमाम सारी चीजें हो जाती हैं। अगर एफडीआई है, एफआईआई है, अनुमति है उस सेक्टर में, तो यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, तो है ना। तो तमाम सारे 51% के जो शेयर होल्डर है बहुत हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पर एफडीआई एफआई भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट अगर अलाउ करता है तो, है ना, अलाउड है अगर तब, है ना, रिजर्व नहीं है सेक्टर के लिए तब, ठीक। दूसरा क्या होता है कि कंपनी को क्या है, बेच दे, सरकार क्या करे, अपनी कंपनी को बेच दे, ठीक है। अगर सरकार अपनी कंपनी को क्या कर देती है, बेच देती है, सेल कर देती है, तो भी क्या हो जाती है, प्राइवेट हो जाती है, प्राइवेट हो जाती है, ठीक है। बेच दे, कंपनी को बेच दे, या ऑनरशिप क्या है, ऑनरशिप अपनी कम कर दे, या ऑनरशिप कम कर दे, ठीक है। ऑनरशिप कम कर ले, अपना डिक्रीज कर दे, ठीक है। कब तक कर दे, 59% तक कर ले, फिर 50% से कम कर ले, तो क्या हो जाएगी, कंपनी प्राइवेटाइज हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ठीक। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक कंपनी इंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ, ठीक है। सेलिंग ऑफ क्या करेंगे, इक्विटी सेल कर देंगे, ठीक है, शेयर सेल कर देंगे, ठीक है, पीएसयू के, उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये कि कंपनी का शेयर अपना हिस्सा कम कर देना। जैसे अभी बात आई थी कि एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करने वाली है, तो इसका मतलब जो शेयर है, शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर है, ठीक, ये क्या कर दे सरकार, इसको बेच दे, सेल कर देती है सरकार, क्या कर दे, सेल कर देती है। जब सेल कर देती है तो इसे क्या कहते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट। सरकार बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, बहुत से कंपनियों का अपने क्या कर रही है, शेयर कम कर रही है, माने ये क्या कर रही है, एक तरह से डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। ये अपने शेयर सरकार जनता को बेच रही है, जनता को बेच रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेच रही है। यदि उस सेक्टर में एफडीआई और एफआईआई अलाउड है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट एफडीआई और एफआईआई के थ्रू भी आ सकता है। मतलब सरकार अपने शेयर विदेशों में भी बेच सकती है, ठीक। ये पूरा का मतलब ये हुआ, ठीक है। हाँ, मार्केट कैप सरकार डिसाइड करती है किसका क्या होता है, कैसे होता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब आप समझ गए कि अगर सरकार इक्विटी शेयर तो क्या करती है, बेच देती है, सेल कर देती है, तो क्या हो जाता है, आपका डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीजर कहलाता है, ठीक। दूसरा आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे देखते हैं। अगर देखिए बायर्स ज्यादा हैं शेयर के, बायर्स जो हैं ज्यादा हैं, और सेलर्स क्या है, कम है, सेलर्स क्या है, कम है, ये वाला कंडीशन है, तब उसको क्या कहते हैं, प्रीमियम रेट पर शेयर को बेचना, क्या कहलाता है, प्रीमियम रेट पर शेयर को बेचना कहलाता है, ध्यान देना। अगर बायर जो है, बायर कम है और सेलर क्या है, ज्यादा है, ठीक है, ये कंडीशन है, तब क्या कहलाता है, तब बेचना क्या कहलाता है, डिस्काउंट, एक डिस्काउंट रेट पे बेचना कहलाता है, क्या, ठीक। तो प्रीमियम रेट हो जाता है और एक डिस्काउंट रेट हो जाता है, किस पे बेच रहा है शेयर। तो जनरली आप देखते हैं कि जो बायर होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और सेलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब ये वाली सिचुएशन आपको 90% देखने को मिलती है, ज्यादा कह सकते हैं, ठीक है। ये, लेकिन ये भी सिचुएशन कहीं एग्जिस्ट करती है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं होती है। तो हम दो चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर शेयर शेयर में बेचने वाले कम है और लेने वाले, खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो उसे क्या करेंगे, प्रीमियम रेट पर बेचना कहलाते हैं, ठीक। अगर सेलर ज्यादा है और बायर कम है, तो उसे डिस्काउंट रेट पर बेचना कहलाते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ शेयर ये कहलाती है, ठीक। ये इतनी चीज समझ पा रहे हैं, मैंने हमने अब तक डिसइन्वेस्टमेंट देख लिया कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, पहला हम ये देख लेते हैं, ठीक है।
दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने ये देखा कि प्रीमियम वैल्यू क्या होती है शेयर की, और डिस्काउंट वैल्यू क्या होती है शेयर की। ठीक है, इतना हमने अब तक सीख लिया। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, अब इन बोथ केसेस, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन, मतलब सेल करिए, कंपनी को ही सेल कर दीजिए या शेयर को भी बेच दीजिए। ठीक है, ये हमेशा किस रेट में होता है, जनरली प्रीमियम रेट में होता है। कहने का मतलब ये है कि खरीदने वाले हमेशा ही ज्यादा होते हैं, बायर जो होते हैं हमेशा ज्यादा होते हैं नंबर में किससे, सेलर्स के। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूँ कि मान लीजिए एक आपने कंपनी बना ली, मान लीजिए एमआरएफ, आप इस कंपनी के शेयर बेचना चाहते हैं। एमआरएफ में मान लीजिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इसके ओनर है, मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग हो गए ना, 10 पीपल मान लीजिए है। ठीक है, तो सेलर कितने हो गए आपके, 10 हो गए सेलर्स, और यहाँ पे खरीदने वाले की जनता हो गई 1 लाख की जनता हो गई, सभी लोग। तो ये 1 लाख लोग ज्यादा है ना 10 लोगों से, ये कंडीशन आपकी कहलाती है प्रीमियम। प्रीमियम, अब शेयर किस रेट में बेचा जा रहा है, प्रीमियम रेट में, इसका कहने का मतलब ये है। चलिए, अच्छा, प्राइस जब बायर ज्यादा होंगे और सेलर कम होंगे तो शेयर की प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, अच्छा, जब सेलर भाई साहब ज्यादा होंगे और बायर कम होंगे तो शेयर की प्राइस क्या होगी, डाउन होगी। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। हाँ, अगर यहाँ पर क्या है, बायर ज्यादा है तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर सेलर ज्यादा है तो प्राइस क्या होगा, शेयर की प्राइस कम होगी। ये हुआ पीटी पॉइंटर, पी पॉइंटर। समझ पा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा ये चीज। ठीक, चले आगे चलते हैं, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो। अब इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल ये भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एसबीआई ने अपने शेयर जारी किया, एलआईसी ने अपने शेयर जारी किया। तो एलआईसी ने जब शेयर जारी करेगी तो क्या होंगे, यहाँ पर बायर जो होंगे, बायर्स ज्यादा होंगे सेलर से। ठीक है, तो ये किस तरह, कौन सा रेट कहलाएगा, प्रीमियम रेट कहलाएगा, प्रीमियम रेट कहलाएगा। मतलब यहाँ पर जो शेयर की वैल्यू है, शेयर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये कंडीशन बताना चाह रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है, XYZ है कंपनी है, इसमें से 200 लोग ऑनर हैं, 200 लोग ऑनर हैं, मान लीजिए ऑनर 200 लोग हैं। ठीक है, मतलब बेचने वाले 200 लोग हैं और खरीदने वाले 100 लोग हैं, बायर क्या है, 100 लोग हैं। तो निश्चित तौर से शेयर की जो वैल्यू होगी, शेयर की जो वैल्यू होगी, शेयर की जो वैल्यू होगी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, हाँ, ऐसे कहेंगे डिस्काउंट रेट पर बेचना, क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। कम रेट पर बेचने का मतलब क्या है, डिस्काउंट रेट पर बेचना। कम रेट पर बेचेंगे ना, क्योंकि लोग ही कम है, तो क्या जब कम लोग हैं तो क्या होगा, इससे कम पैसे पे खरीदेंगे, उसे कह देते हैं डिस्काउंट रेट। ठीक, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, disinvestment is defined as the selling of shares of public sector, ठीक है, एट प्रीमियम प्राइस, प्रीमियम को आपको पता है, प्रीमियम प्राइस पर बेचना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, विदाउट लूजिंग ऑनरशिप ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब ध्यान देना, जैसे मैंने कहा पब्लिक कंपनी का हम डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 100% थी तो हम 100% से लेकर के हम आ गए 49% पर आ गए हैं। ध्यान देना, लेकिन ये जो 49% हमारे पास है, एक आदमी के पास 49 है, जो बाकी के पास है तो कितना परसेंट है, 51, रेस्ट के पास कितना है, इतना है। तो अभी भी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर जो 51% है काफी लोगों को मिलाकर है, मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 और फिर 15 माने 25 लोगों के पास मिलाकर कितना है, 51% है। ठीक है, 51%, 25 लोग पाने, लेकिन अभी एक आदमी के पास अकेला कितना शेयर है, 49%। तो अभी ऑनरशिप अगर कहें, बात करें, कंपनी तो प्राइवेट हो गई है बिल्कुल, लेकिन ऑनरशिप अभी किसके पास है, इसी व्यक्ति के पास है। मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होता है, ऑनरशिप उस कंपनी में उसी की होती है। ठीक है, सरकार ने पब्लिक को प्राइवेट तो कर दिया, लेकिन ऑनरशिप अपने पास रखा। सीतारमन जी कहती हैं कि देखो ऐसा है, हम शेयर डिसइन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन हम सिंगल लार्जेस्ट
शेयर होल्डर हम खुद होंगे, मतलब ऑनरशिप हमारा होगा। बेशक कंपनी हमारी क्या हो रही है, ये पब्लिक सेक्टर किसमें कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, प्राइवेट में बन रही है, प्राइवेटाइज हो रही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑनरशिप सीतारमन जी का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ी शेयर धारक है, सबसे बड़ी अधिक शेयर उन्हीं के पास है। ठीक, तो आपने देखा डिसइन्वेस्टमेंट के बाद आपने दो चीज सीखा, प्रीमियम रेट पर और डिस्काउंट रेट पर। डिस्काउंट रेट के बाद आपने देखा कि ओनरशिप में कैसा प्राइवेटाइज हो जाता है। ठीक है ना, चलते हैं फिर आगे। अब देखिए, अब प्राइवेटाइजेशन के लिए पर्पज क्या था भाई, प्राइवेटाइजेशन क्यों लाना पड़ा, क्या कारण है प्राइवेटाइजेशन के लिए? तो ये देखा गया कि उस समय जो है पीएसयूज का बोलबाला था, पीएसयूज का बोलबाला था, बहुत सी पीएसयूज थी, तो नंबर ऑफ जॉब्स भी इनमें बहुत ज्यादा थे। ठीक है, बहुत लोग यही सरकारी में ही नौकरी करते थे, प्राइवेट के पास हाथ ही खाली था। मैक्सिमम फील्ड में यही लोग थे, मैक्सिमम फील्ड्स में, ठीक है, मैक्सिमम फील्ड्स में यही लोग हुआ करते थे। तो अब ये आप देख रहे हैं कि भाई पीएसयूज का बोलबाला है, खूब जॉब जनरेट कर रहे हैं, मैक्सिमम फील्ड में है, ठीक है, अब क्या है कि काम नहीं हो पा रहा, परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्या है, परफॉर्मेंस इनका लैकलस्टर है, पर है ना, परफॉर्मेंस इनका लैकलस्टर है। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं है, तो कंपनियां क्या कर रही हैं, प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं, धीरे धीरे घाटे में जा रही हैं। ठीक है, इनके एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर इनके बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, इनका इनकम जो है, इनकम घट रहा है, तमाम सारी चीजें हैं, इनएफिशिएंसी है। ठीक है, तो क्या हुआ, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। अच्छा, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना है ताकि ये लोग कॉम्पिटिशन, ये कैसे होगा, कंपटीशन बढ़ाने से होगा, कंपटीशन को बढ़ाने से होगा। ठीक है, और कंपटीशन है नहीं, क्यों, क्योंकि इनकी क्या है, मोनोपोली है। जब मोनोपोली है तो क्या है, उस सेक्टर में प्राइवेट है ही नहीं, तो क्या बैंक में अगर खाता खुलवाने जाना है तो सरकार के बैंक के अलावा दूसरे बैंक ही नहीं है, मोनोपोली है, मन पड़ेगा काम करेंगे, नहीं मन पड़ेगा नहीं करेंगे, तो मतलब ये एटीट्यूड उनको ले डूबा। ठीक है, कंपटीशन नहीं है, तो हमको यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, नए नए प्लेयर्स लाने पड़ेंगे, मैंने चीजों को क्या है, रूल्स और रेगुलेशंस क्या करने पड़ेंगे, ढीले बनाने पड़ेंगे, लिबरल बनाने पड़ेंगे, लिबरल क्या बनाने पड़ेंगे, रूल्स। ठीक है, एंट्री देनी पड़ेगी, मतलब हम क्या किया, लिबरलाइज करेंगे, इकोनॉमी को क्या करेंगे, लिबरलाइज करेंगे, फिर इसे हम प्राइवेटाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एफिशिएंसी है, जो प्राइवेट लोग आएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन आएगा, तो चीजें क्या होगी, प्रॉफिट ओरिएंटेशन आपका बढ़ेगा, इनकम आपकी बढ़ेगी। ठीक, हाँ, तो दूसरा क्या, मॉडर्नाइज करेंगे, मतलब नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को लाएंगे। ठीक है, न्यू कल्चर लाएंगे, न्यू कल्चर लाएंगे, ठीक है, न्यू कल्चर, न्यू प्रैक्टिसेस लाएंगे, न्यू बिजनेस प्रैक्टिसेस को लाना है ना। अच्छा, ये तमाम सारी चीजें इन्होंने रीजन दिया कि भाई मॉडर्नाइज करना है, क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है, और सब डिसिप्लिन लाना है, इसलिए हम लोग प्राइवेटाइजेशन लेकर आए हैं। चलिए आगे चलते हैं, और भी रीजंस हैं, एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। अब ये देखा गया कि भाई जो बड़े बड़े हैं तो उनकी मैनेजर, जैसे आपका जो पीएसयू का परफॉर्मेंस है, पीएसयू का डामाडोल है, रीजन क्या है, अभी तो हमने दो चीजें देख ली, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है इनको, फाइनेंशियल, और दूसरा क्या है, देखिए, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, दूसरा क्या, मॉडर्नाइज नहीं है ना, नया नया कल्चर ये नहीं लाए, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किए हैं। इसके अलावा भी और से कारण है, वो कौन कौन से हैं, इनका परफॉर्मेंस बहुत कमजोर है, क्या कारण है भाई, बहुत सी स्टडी आई, देखना पड़ा भाई क्या कारण है कि इनका मतलब कि परफॉर्मेंस डामाडोल है। दो कारण तो हमने देख लिए, कौन कौन से कारण देख लिया, दो कारण का पर्पस क्या था, मॉडर्नाइज करना था, ठीक है, दूसरा कारण क्या था, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना था, ठीक है ना, ज्यादा खर्च पर बढ़ रहा था, तमाम सारी चीजें कम कर। इसके बाद जो वर्किंग कंडीशन है वहां पर ये देखा गया कि इनका मैनेजरियल प्रॉब्लम है, लीडरशिप में प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, पीपल डेवलपमेंट में, एचआर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है,
सक्सेसिव प्लानिंग में सक्सेसफुल प्लानिंग में प्रॉब्लम, बहुत तमाम तरह तरह की समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये देखा गया कि भाई मैनेजरियल कैपेबिलिटी हमें क्या करनी है, इम्प्रूव करनी पड़ेगी। मतलब ये कि हमें जो सीईओ बनाना है, जरूरी नहीं कि एसबीआई का सीईओ है तो एसबीआई के कंपनी का कर्मचारी ही सीईओ हो, वो इलाहाबाद बैंक का कर्मचारी भी एसबीआई का सीईओ हो सकता है। ठीक है, कैपेबिलिटी बढ़ानी है, मतलब जो एम्प्लॉय है उनकी रेगुलर ट्रेनिंग करना है, उनको आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड करना है, उन्हें मोबाइल टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड करना है। ठीक है, जो करंट की टेक्नोलॉजी है एआई टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड करना है। तरह तरह की हमें इसमें टेक्नोलॉजी को लगाना पड़ेगी। टेक्नोलॉजी आएगी कहाँ से, ये चीजें हम लाएंगे प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है, प्राइवेट बैंकों को हम क्या करेंगे, कहेंगे भाई आप लोग और आइए और देखिए, तो ये लोग नई नई प्रैक्टिसेस लाते हैं, तो उस प्रैक्टिस से हम भी फिर अपने आप को सुधारते हैं। ठीक, तो दूसरा कारण क्या था आपका, इंप्रूव करना था परफॉर्मेंस को। कैसे परफॉर्मेंस को, मैनेजरियल परफॉर्मेंस को, और कैपेबिलिटी डेवलप करना था। ठीक है, चलिए अब देखिए, और ये था कि हमको क्या करना है, ये चीजें तो हमने कर दिया। अब देखिए जितना ज्यादा अपने देश में इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाना है, तो चीज बाहर से हिंदुस्तान में पैसा है, ये देख रही है, ये हमने थोड़ा सा डायरेक्शन उल्टा हो गया है, इसको कैसे आना चाहिए, यहाँ पैसा आना है, बाहर से पैसा यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ हमारे हिंदुस्तान में पैसा आए। जब हिंदुस्तान में पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, मतलब एफडीआई का मतलब हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, में लंबे समय के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, 20 साल, 15 साल, 25 साल, 40 साल, तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा तो यहाँ पर जॉब को जनरेट होगा, जॉब जनरेट होगा। अच्छा, जब जॉब जनरेट हुआ तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो दो चीजें हो, सेविंग भी बढ़ेगी, खर्चा भी बढ़ेगा। सेविंग्स भी बढ़ेगी, ठीक है, और खर्च भी बढ़ेगा। खर्च बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगी तो फिर से इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। चलिए, इनकम बढ़ी तो यहाँ पर आगे एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो एक्सपेंडिचर ही बढ़ा, गाड़ी लेंगे, फ्लैट लेंगे, तमाम सर। जब इससे बढ़ा तो दूसरे आदमी के, एक आदमी का जो खर्च होता है दूसरे आदमी का क्या होता है, इनकम होता है, वो भी बढ़ा। ठीक, एक तरह से इन्वेस्टमेंट लाना बहुत जरूरी है। तभी तो बीओपी की जो क्राइसिस है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस है, जो यहाँ पर डिफिसिट में चला गया है, इसमें चला गया है। कल का लेक्चर देखे होंगे आप लोग, ठीक, ध्यान से देखिएगा, बहुत मतलब बहुत ही लेक्चर्स रिलेटेड है। डेफिसिट है ना, डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, तब नहीं इकोनॉमी हमारी रन करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। यहाँ पर हमारे पास 15 दिन के लिए, मतलब कि लोन रिपेमेंट करने के लिए, लोन चुकाने के लिए 15 दिन का पैसा नहीं था हमारे पास। ठीक है, ये हालत हो गई थी, तो हमें इन्वेस्टमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट टाइप का हमारे पास माहौल होना चाहिए, तब जाके चीजें कहीं ना कहीं स्टेब्लिश होंगी। और ये तभी हो सकता है जब हम प्राइवेटाइजेशन करें। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब और भी कारण हम बता दिए, जैसे कहते हैं कि हमें भाई डिसीजन हम लोग नहीं ले पाते हैं, गवर्नमेंट हमें क्या कर लेती है, हाथ पकड़ लेती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि जिस चूंकि उसका शेयर होल्डर उन्हीं का है ज्यादा, उन्होंने कहते हैं कि ये डिसीजन नहीं लेना, ऑटोनॉमी नहीं है, हमको ऑटोनॉमी चाहिए, है ना। पीएसयूज क्या डिमांड करती हैं, पीएसयूज डिमांड करते हैं कि हमें क्या चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए डिसीजन मेकिंग में। ये ठीक है, मैनेजरियल रोल हमारा बढ़ाइए, हमें हमारा सिस्टम तय करने दीजिए, हमको इनकम कमाने दीजिए। ठीक है, हमको इनकम, हमको वेलफेयर हमारा मोटिव मत बनाइए, वेलफेयर मोटिव मत बनाइए। अगर हमें बिजनेस में उतारे हैं, अगर पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, हमारा मोटिव क्या है, बिजनेस ओरिएंटेशन होना चाहिए। जैसे जो बनी थी जब पीसीयूज, तो उसमें सोशलिस्ट दौरा था, नेहरू जी का दौरा था, तो उस समय उन्होंने कहा कि हमारा जो अप्रोच वेलफेयर अप्रोच होना चाहिए। तो उस समय जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का नेचर था, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा था। लेकिन अब का जो नेचर है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का, वो कैपिटलिस्ट अप्रोच ज्यादा है। ठीक है, हमें मतलब क्या चाहिए, इनकम चाहिए, प्रॉफिट चाहिए हमको। ठीक है, हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, हमको इनकम चाहिए। ठीक है, हम वेलफेयर से हमें मतलब नहीं है। ठीक, इसके लिए हमें क्या है, डिसीजन मेकिंग हमको चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए। वो जैसे हम कहते हैं बहुत बड़े बड़े हम मैनेजर ले आ लेते हैं, लेकिन ऑटोनॉमी नहीं देते हैं तो दिक्कत आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा इंडियन एयरलाइंस के चक्कर में, है ना, इंडियन एयरलाइंस के चक्कर में आपने क्या देखा कि वहां पर उसको डेट रिडन बना दिया गया। ठीक है, वहां पर डेट रिडन बना दिया गया और वो अब आउट हो चुकी है।
ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन ना आए कि हमें बेचना पड़े, हमें सेल करना पड़े एसेट। ठीक है, सेल करके भी तो हम प्राइवेटाइज बना देते हैं सरकारी कंपनियों को, या कि हम शेयर कम करके बना सकते हैं, प्राइवेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा काम ना करना पड़े, हमें ऑटोनॉमी आप प्रोवाइड कराइए। ठीक है, ऑटोनॉमी। तो जितनी भी कंपनीज थी उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। ठीक है, कैसे? नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, सॉरी पहले महारत्न, फिर नवरत्न, फिर मिनी, ठीक है, फिर मिनी रत्न, मिनी रत्न। पहले क्या? महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, 3 है। 3 कैटेगरी की कंपनी आपकी बनी। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां तक बात समझ पा रहे हैं? बहुत ही सिंपल कहानी है प्राइवेटाइजेशन करने की, है ना? चलिए अब देखते हैं। अब भैया इससे क्या होगा? महारत्न कंपनी कैसे बनाएंगे, है ना? हमारे एफिशिएंसी बढ़ाना है, प्रोफेशनलिज्म इन्फ्लू करना है, डालना है। ठीक है, इफेक्टिव बनाना है। ठीक है, ये सब चीजें हमको बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? कंपनियों को हमने बांट दिया 3 स्तर पर। किस स्तर पर? भेल महारत्न कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नवरत्न कंपनी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड मिनी रत्न कंपनी। मतलब ये एक एक मैंने उठा लिया है, मतलब लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। ठीक है, तो मतलब 3 तरह की हम लोग कंपनियां पीएसयूज को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब ये इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसमें ये था पीएसयूज को हम 3 तरह से डिवाइड कर दिए। ठीक है, कौन कौन सी? महा, महा माने सबसे बड़ी। फिर नवरत्न, नवरत्न है जैसे अकबर के नवरत्न, इनके भी नवरत्न, समझ जाएगा यहाँ पे 9 ही है ना? इनकी नंबर ज्यादा है। फिर मिनी रत्न है, मतलब छोटी कंपनियां, मिडिल साइज कंपनियां, बहुत बड़ी कंपनियां। 3 तरह का समझ लीजिए। ठीक है, बहुत बड़े आदमी और मिडिल इनकम पीपल, और फिर थोड़ा सा कम बड़े आदमी। ठीक, 3 तरह के आदमी इन्होंने बनाए। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब इनको क्या है, इनको क्यों बनाया गया? क्योंकि इनको गवर्न करने में आसानी हो, इनको ऑटोनॉमी हो। इनको ऑटोनॉमी कितनी आनी चाहिए? ठीक है, इनको प्रोफेशनलिज्म, इनको मैनेजरल कैपेबिलिटी बढ़ानी है। तो हमने सेक्शन बांट दिया, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन और 3 सेक्शन। ठीक है, टॉपर्स, मीडियोकर्स और बॉटम वाले। ठीक है, 3 तरह के हम, जैसे स्टूडेंट होते हैं ऐसे 3 तरह के हमने इनको भी कंपनियां भी बना ली। अब इनमें क्या लाना है? एफिशिएंसी लाना है, कंपनियों में एफिशिएंसी लाना है, प्रोफेशनलिज्म लाना है, प्रोडक्टिविटी लानी है। ठीक है, ठीक, प्रोडक्टिविटी लानी है, और इन्हों क्या बनाना है? इन्हें प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाना है। तमाम सारी ये इनका पर्पस थे। ठीक, आइए देखते हैं एक एक करके, समझते हैं क्या है स्टेटस, क्या है, क्या स्टेटस है कि उनको महारत्न बोलेंगे, नवरत्न बोलेंगे, अमिनी रत्न बोलेंगे, है ना? चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा। हाँ अब ये है, जैसे कंपनियों को हमने छूट दे दी, ऑटोनॉमी दिया, तो कैसी ऑटोनॉमी आप देंगे? ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, कि माने ये इंडिया में भी काम कर सके और फॉरेन में भी काम कर सके। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए अगर यूपी में कंपनी है तो एमपी में भी हो सकते हैं, उसको आप दीजिए, सरकार के पास बार बार नहीं आएगी, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है। वो बिहार में भी जा सकती है, ठीक है, उसको ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दीजिए, हर बार सरकार के लिए ना आना पड़े। अगर उसको शाखा अपनी खोलना है, ब्रांच खोलना है दुबई में, तो दुबई में भी खोल सकती है। ठीक है, जैसे इसका उपयोग किया है एसबीआई ने, एसबीआई की फॉरेन ब्रांच भी, बैंक ऑफ बड़ौदा की फॉरेन ब्रांच भी है। ठीक है ना? ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब एक हद तक, जैसे मुझे, मैं कहता हूँ 100 करोड़ का मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ काम करना है 100 करोड़ तक। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे आपके पास ना आना पड़े, सरकार के पास बार बार ना आना पड़े। ठीक है, सरकार के पास बार बार ना आना पड़े, कुछ हद तक हम फाइनेंशियल मतलब हम खुद डिसीजन ले लें। अगर बहुत बड़ा है प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ का है, तब हम गवर्नमेंट को कंसल्ट करेंगे। किसको कंसल्ट करेंगे? गवर्नमेंट को। लेकिन छोटे मोटे जो काम है, जिनके लिए हम मतलब खुद कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी को हमको हटाना है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है रिजिडिटी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है? प्रोसेस को रिजिड बना देना, भाई रूल चलना, हर रूल को जब चलेंगे प्रोसेस क्या जाएगा? बहुत ही टीडियस हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि हमें फ्रीडम चाहिए। कौन सी फ्रीडम चाहिए? ऑपरेशनल फ्रीडम चाहिए, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें मैनेजरियल फ्रीडम चाहिए। ठीक है, कि भाई किस आदमी को प्रमोट करना है, किस आदमी को प्रमोट नहीं करना है, कि हम बाहर से भी लोगों को ले आ सके और अपने लोगों को बाहर भी भेज सके। ठीक है, सीईओ हम बाहर का भी ले आ सकते हैं, है ना? तमाम सारी हमको बेस्ट प्रैक्टिसेस चाहिए। भाई हमें वर्ल्ड क्लास अगर बनाना है पीएसयूज को, तो हमें तीनों फ्रीडम हमको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं पूरी तरह छूट दे दे,
मतलब बाई एंड लार्ज हमें हम डे टू डे एक्टिविटीज, छोटे मोटे एक्टिविटीज के लिए हमें सरकार के पास बार बार ना आना पड़े, और ये चीजें हम क्या कर लेते हैं, ये चीजें हम खुद से करें। तो मतलब हमें तीन तरह की छूट चाहिए, ऑपरेशनल फ्रीडम चाहिए, ऑटोनॉमी उसे कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ठीक है, हमें मैनेजरियल फ्रीडम चाहिए, हमें डिसीजन मेकिंग बनाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना, ठीक, प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाना है, ठीक है, सर्विस ओरिएंटेड नहीं बनाना, वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं बनाना है, वेलफेयर के लिए सरकार है, ठीक है, वो स्टेप उठाएगी, लेकिन जो पीसीयूज का करेक्टर है वो प्रॉफिट अर्निंग है, मतलब प्राइवेट टाइप का बनाना है, जो कॉर्पोरेट, जैसे आपने देखा कि टाटा है, रिलायंस है, बिरला है, ठीक है, इन्हीं के पैरेलल हमें इन्हीं की तरह प्रोफेशनलिज्म बनाना है, मेंटेन करना है, हमें भी प्रॉफिट कमाना है, उसी के तरह पर क्या बने, पीएसयूज बने, ठीक है, ये है लॉजिक, ठीक, सरकार का जो काम है वो अलग रहे, ठीक है, पीसीयूज का काम अलग रहे। चलिए, अब जो पीएसयूज का वो किया गया वो चेंज कर दिया गया है ना। चलिए, अब ये क्या है, कुछ कुछ क्राइटेरिया है, देख लीजिए कौन कौन से क्राइटेरिया है, तमाम सारी क्राइटेरिया एग्जाम में नहीं पूछा जाता क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, पर एक बात है मोटा मोटे तौर पर आप जान लीजिए कि जब महारत्न कंपनी बनती, उन्हीं कंपनी को महारत्न नहीं बनाया जाता जो पहले क्या हो, नवरत्न कंपनी हो, ठीक है, ये लिस्टेड हो, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, जब वहां पर लिस्टेड होगी तो वो फुलफिल करेगी एसबीआई, सेबी ने जो भी रेगुलेशंस फॉलो किए हैं, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब, ठीक है, एक्सचेंज, एक्सचेंज का, स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा माई बाबू, जैसा आपका बैंकिंग का आरबीआई है, तो स्टॉक का सेबी है, जो भी एक्टिविटी होती है उसको गवर्न कौन करता है, सेबी करता है। चलिए, इसको आएगा, फिर हम पढ़ाएंगे इसको इंस्टीट्यूशनल बॉडीज में। चलिए, अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो सेबी की साइट में जाके वहां पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक। एवरेज एनुअल टर्नओवर, एवरेज एनुअल टर्नओवर आपका कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, पिछले लास्ट 3 साल में। एवरेज एनुअल नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 साल में, ठीक है, और एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ होना चाहिए, कितना, पिछले 3 साल में, ठीक है। छठा देखिएगा, ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑपरेशन होना चाहिए, तमाम सारी चीजें हैं, ठीक है ना, तभी आप उनको नवरत्न का स्टेटस देंगे। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, भेल, भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल, ठीक है, ठीक है, इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, नेहरू जी क्या बना के गए थे, गेल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये नेहरू जी बना के गए थे, ठीक है, लोग इसे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इनको बढ़ाने के बजाय इसमें अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, ठीक है, कि हम प्राइवेटाइज कर देंगे, ठीक, तो ये भी एक मुद्दा है, ठीक है, ये पेपर 2 में भी आ सकता है, पेपर 3 में भी आ सकता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, पेपर 2 और पेपर 3 दोनों का पार्ट है, तमाम सारी चीजें हैं, पीएसयूज के काम करने का तरीका है ना, तमाम सारी चीजें आ सकती हैं, तो हम फिर चर्चा करेंगे, अभी हम एनसीईआरटी को पकड़ के रखे हैं, तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, फिर बाद में फिर हम अ, जब हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे तो अच्छे से इनमें वो डिस्कस भी कर लेंगे। चलिए, आइए देखते हैं आगे। अब नवरत्न कंपनी हमने देख लिया है, देखना है ना, नवरत्न कंपनी किसे हो सकता है, इनका क्या स्टेटस है, किन 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 कंपनियों को नवरत्न का स्टेटस मिलता है ना। अच्छा, अब देखिए, मिनी रत्न कंपनी कैटेगरी 1, मिनी रत्ना में भी जो कैटेगरी 1 है, ठीक है, शेड्यूल्ड ए सेंट्रल पीएससीज हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जिन्हें एक्सीलेंट और गुड का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है, अब इनका स्कोर 60 से ज्यादा है, इनका स्कोर क्या है, 60 से ज्यादा है, ठीक, हाँ, वो 6 पैरामीटर इनके लिए दिए गए हैं, क्या, नवरत्ना बनने के लिए। कौन कौन सी कंपनियां हैं एलिजिबल, मिनी कैटेगरी 1 और शेड्यूल ए कंपनी, ठीक है, जिन्हें एक्सीलेंट और गुड का दर्जा मिला, ठीक है, इसका स्कोर जो है 60 से ज्यादा हो, ठीक है, हाँ,
अब देखिए क्या क्या है इनका, ये 6 है, कोई एग्जाम नहीं है तो बस नोट नोट कर लीजिए, 6 चीजें हैं। नेट प्रॉफिट रहे, टू नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ रहे, ठीक है, नेट प्रॉफिट में आ गई हो नेटवर्थ से। मैन पावर टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, हाँ। प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू टर्नओवर एंड पर शेयर, इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस। ये 6 क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर आप मिनी रत्न कैटेगरी और शेड्यूल ए कंपनी मिनी रत्न को आप नवरत्न का स्टेटस देते हैं। चलिए आगे, इफेक्चुअल है, कोई एग्जाम में आएगा नहीं, पर यह जानना जरूरी है कि 3 तरह की पीसीयूज होती हैं, क्या क्या पीसीयूज में खामियां थी, फिर क्यों इनको डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, क्यों पीसीयूज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तमाम सारे फिर इश्यू आ जाते हैं ना, क्यों, कहाँ, कैसे, कब। जब ये चीजों से क्वेश्चंस बनते हैं तो मेंस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ तो प्रीलिम्स में भी आता है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, लेकिन मेंस आपका शुरू हो जाता है। फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। चलिए, हाँ, तो एनसीईआरटी के मुताबिक ये 14 कंपनियां आपकी नवरत्ना है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तमाम सारी 14 कंपनियां हैं, ये एग्जाम में बहुत नहीं आता है। एमटीएनएल है ना, एमटीएनएल है, तमाम सारी चीजें हैं, है ना, तो ये तमाम सारी हैं। चलिए, अब मिनी रत्ना का भी हम क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर enterprises which have made profit लास्ट 3 years कंटिन्यूअसली, वर्ड क्या है कंटिन्यूअसली, यूपीएससी का फेवरेट, ठीक है, छोटे छोटे वर्ड से प्ले करती है। लास्ट 3 ईयर, अब तक हमने जो भी देखा है लास्ट 3 ईयर ही देखा है, प्रॉफिट मेक करे लगातार, और इसका क्या पॉजिटिव नेटवर्थ हो, नेटवर्थ क्या हो, पॉजिटिव हो, खर्च वर्च सब काट के वो पॉजिटिव में आ जाए, उन्हें स्टेटस मिलेगा किसका, मिनी रत्नाज का, ठीक है, जैसे मिश्र धातु निगम लिमिटेड, बहुत सी कंपनियां हैं, ठीक। चलिए, तो देख लिए हैं क्राइटेरिया, मोटा मोटा देख लिए हैं कि नवरत्न का क्राइटेरिया क्या होता है, महारत्न का क्राइटेरिया क्या होता है, मिनी रत्ना क्या होता है। नवरत्न वही होती कंपनियां होती हैं जो मिनी रत्ना है, मिनी रत्ना में से ही फिर नवरत्ना बनाते हैं। जो नवरत्न की कंपनियां होती हैं उनमें से जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जो पैरामीटर को फुलफिल करने जा रही है, उसे हम फिर आगे चल के महारत्न में बना देते हैं। महारत्न से भी आगे का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं, अब देखते हैं, क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। Why did the policy of 1991 favored privatization? ठीक है, जो भी पढ़ के आए हैं उसी में से थोड़ा सा वैल्यूएट करेंगे, क्यों है, प्राइवेटाइज क्यों की गई, फेवर क्यों करता है, जो पॉलिसी है वो प्राइवेटाइजेशन को फेवर क्यों करती है, क्या कारण है। सेल्फ रिलायंस, हमें क्या बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, ठीक है, सेल्फ रिलायंस के लिए, ठीक है, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, सॉरी, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए, ठीक है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, ठीक है, सेल्फ रिलायंस करेंगे और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्सपोर्ट से, ठीक, इन सब के लिए हमें प्राइवेटाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे अब तक हम पढ़ा था, पहले ही पढ़ा था कि हमें कैपेबिलिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की, इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ानी पड़ेगी, और फोकस हमारा कहाँ पर रखना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पर रखना पड़ेगा, जिसे जब प्राइवेटाइजेशन मैंने शुरू डिस्कस करना शुरू किया था, ये तमाम सारे पॉइंट मैंने वहां डिस्कस कर दिए थे, ठीक। तो मुझे लगता है कि इसको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए, अब आते हैं दूसरा, ठीक है। अभी तक क्या हुआ था कि पीएसयूज का जो नेचर था, जैसा आपने बताया था, वो क्या वेलफेयरिस्ट ज्यादा था। अब उनको हम क्या करना है, प्राइवेट, मतलब कि प्राइवेटाइज करना है। जब प्राइवेटाइज करना है तो उनका जो गोल है बदल रहा है, उनको क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से मुकेश अंबानी साहब प्योर बिजनेस चलाते हैं, तो ये प्राइवेट कंपनी भी बोली पब्लिक कंपनी की, भाई हमें भी आप प्राइवेटाइज करिए, जब करिए तो हमें फ्रीडम दीजिए, ऑटोनॉमी दीजिए, ताकि हम प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी बन जाएं, ठीक है। जबकि हमेशा ये प्रॉब्लम देखी गई है कि पीएसयूज को हमेशा क्या किया गया है, लिमिटेड किया गया है, या प्योर बिजनेस नहीं बने, ठीक है, ठीक।
तो रूल्स रेगुलेशंस को आप क्या करिए, लिबरल बनाइए, ताकि इन्वेस्टमेंट, मोटिव क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाना है, कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेशन बने, वेलफेयर से किधर मूव करना है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन में मूव करना है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, दूसरी तरफ से क्या 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 हो सकता है ना, गवर्नमेंट अभी क्या थी, प्रोड्यूसर थी, गवर्नमेंट ही मैक्सिमम प्रोड्यूस करती थी ना, हर सेक्टर में गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करती थी। गवर्नमेंट का रोल क्या था, हर जगह थी, सर्वव्यापी थी, अम्मा पापा थी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या थी, अम्मा पापा, यूनिवर्सल, कुछ भी दिक्कत हो जाए गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, हर जगह गवर्नमेंट है। नहीं, गवर्नमेंट के आने के बाद से फिर क्या हो जाता है, लैकलस्टर परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाता है, लोग काम नहीं करना पसंद करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं होते हैं, तो चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे उसे फाइनेंशियली क्या करती हैं, फाइनेंशियली क्या करती हैं, गिराना शुरू कर देती हैं। ठीक है, फिर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। फिर इसे दो ही काम करना पड़ता है, या कि आप सेल करिए या कि आप डिसइन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है ना, तमाम सारी चीजें होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलवेज इंटरिम होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल है, प्रोड्यूसर वाला रोल, वो क्या है, टेम्परेरी हो तो ज्यादा बेहतर है। ये तब होगा टेम्परेरी जब प्राइवेट सेक्टर की बहुत सी कंपनियां यहाँ पर हो जाएंगी, तब गवर्नमेंट का रोल क्या होगा, कम होगा, अदरवाइज रोल कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर शिफ्टिंग करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अपना रोल कहाँ पर लाए, वेलफेयर पे लगाए। ठीक है, वेलफेयर पे लगाए, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन लेकिन जो पीएसयूज हैं, ये कहाँ पर लगाएं, प्रॉफिट पर लगाएं, और इन पीएसयूज को क्या किया जाए, प्राइवेटाइज किया जाए, प्राइवेटाइज किया जाए। समझ पा रहे हैं, हाँ, गवर्नमेंट अपना वेलफेयर का काम करे, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का जो पार्ट है पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसलिए हम क्या बनाए, प्राइवेटाइज कर दें, इन्हें हम क्या करें, अधिक से अधिक शेयर पब्लिक को दे दें। ठीक है, और अपने पास शेयर कम रखे, ओनरशिप तो रहे, लेकिन इसे हम प्राइवेटाइज कर देते हैं। प्राइवेटाइज करेंगे तो इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पब्लिक से प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, समझ पाए इतना, चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनी है उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहता है गवर्नमेंट की अपेक्षा प्राइवेट सर्विसेज का, प्राइवेट सेक्टर का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहता है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी चीजों को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, दूसरा तर्क दे रहे हैं ये। ठीक है, प्राइवेटाइज करने का क्यों मतलब, जो वर्किंग परफॉर्मेंस है, जैसे मैं कहता हूँ एक बैंक आपने खोल दिया, क्या, HDFC, अब इसके आगे हमारा बैंक ऑफ इलाहाबाद क्या है, लगातार ढीला पड़ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, कारण क्या है, ये सब्सिडी के भार से मुक्त है, सब्सिडी देना है, घटाना है। एक सरकार आती है, अपना एजेंडा जारी करती है, कहती है कि हम अगर जीत गए तो हम आप सभी किसानों की सब्सिडी, सभी से उनको कर्ज माफ कर देंगे, तो उनको सब्सिडी दे देगी। और सब्सिडी कौन देंगे, यही ऑल बैंक्स देंगे ना, बैंक्स देंगे, सरकारी बैंक देंगे, इनका परफॉर्मेंस घट रहा है। ठीक है, बहुत से बेनिफिट्स देना पड़ता है इन बैंक्स को, तो ये उतने हार्श नहीं हो सकते हैं ना जितना HDFC है, तो इनका लॉस मेकिंग में जाना शुरू हो जाते हैं। फिर इनका मर्ज करना सरकार शुरू कर देती है, जैसे इस समय इंडियन बैंक में, ठीक है, अब ये इलाहाबाद बैंक है, मर्ज हो गया है, जैसे कि स्टेट बैंक की जो एसोसिएट्स हैं उनको SBI में मर्ज किया जा रहा है। इसी प्रकार से बड़े बड़े बैंक को, छोटे छोटे मतलब दो दो तीन तीन बैंकों को एक साथ मर्ज किया जा रहा है। ठीक, ताकि ये लॉस मेकिंग को हम हद तक कम कर सकें। ठीक, और अपनी जो बैंक है इनमें से सभी को हम ग्लोबल टाइप के बैंक बना सकें, ग्लोबल बड़े बैंक बना दें, इतना बना दें कि इनका प्रेजेंस जो है पूरे वर्ल्ड में रहे। ठीक, तो तमाम सारे हैं, बहुत से बैंक आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, और इन बैंकों को शाखा गांव गांव, शहर शहर, हर जगह व्याप्त रहे, इंडिया में भी और विदेशों में भी। ठीक है, तो वो हमें सीखना पड़ेगा, जो पब्लिक जो सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस कमजोर हुआ है, क्या कारण है, प्राइवेट प्राइवेट जैसे कम्पिटिटिव ना होना, हमें उसके से उसको परफॉर्मेंस को सुधारना है, इसलिए प्राइवेट ये जो पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन को
फेवर करती है। चलिए, अच्छा, मतलब कॉम्पिटेंस जो है आपको बढ़ाना है प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। एफिशिएंसी बढ़ाना है ना, ठीक है। इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करना है ताकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का हो सके, ठीक है। तमाम सारी चीजें हैं, ठीक। चलिए, अब देखिए दो चीजें हैं। आप ये कहा गया प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है केवल प्रॉफिट 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 कमाना है, ठीक है। हाँ, it will continue to remain profitable in future with intense and fierce competition। इसका मतलब है कि अभी के लिए नहीं है कि केवल हो गया अभी बना लिया प्रॉफिटेबल बस। ऐसा स्टेप उठाना में फ्यूचर में भी क्या रहे, प्रॉफिट ओरिएंटेड रहे। जैसे LIC है अपना, जैसे SBI है अपना, जैसे ONGC है, ठीक है। तो हमें क्या करना, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है ताकि आगे चलकर भी ये कंपटीशन दे सके, कंपटीशन दे सके, compete कर सके, वर्ल्ड में compete कर सके, compete कर सके, वर्ल्ड लेवल का कॉम्पिटिटर बनाना है, ठीक है। और फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बनी रहे, ठीक है। अच्छा कॉम्पिटिटर बनाना है, ठीक, ताकि हमारी इकोनॉमी क्या है, दुरुस्त रहे। जितने अच्छे से ये सब PSUs या प्राइवेटेशन होगा, PSU अच्छे मजबूत होंगे, उतने ही हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यही लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं, यही लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर देते हैं, समझ पा रहे हैं। हाँ, तो मतलब जब हमारे PSU अच्छे मजबूत होंगे तो हम कंट्री भी, इकोनॉमी भी अच्छी मजबूत होगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनकी जब अर्निंग आएगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो घाटा है उसे क्या करेंगे, ये कम करेंगे, लेस, ठीक है, उसको ये पटा देंगे, है ना। तो PSUs को मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसीलिए जो प्राइवेटेशन पॉलिसी है वो PSUs को बहुत ही ज्यादा फेवर करती है, ठीक। चलिए, आगे आते हैं थोड़ा सा और। फॉर ब्राइटर फ्यूचर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। प्राइवेटाइज क्यों करना पड़ा, क्यों इनको देना पड़ा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का उन्नति हो सके, फ्यूचर इनका ब्राइट हो सके, ठीक है। अब देखते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये देखी गई, बड़ी बड़ी मतलब कि स्ट्रक्चरिंग में ये देखा कि डिसीजन मेकिंग जो है बहुत डिले होता है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा डिले होता है, सफर करता है। जब डिसीजन आप डिले करते हैं, डिसीजन आप जितना डिले लेते हैं, डिसीजन मान लीजिए आपने किया डिले की, ठीक है, डिले किया, तो फिर क्या हुआ कि आपके जो प्रोडक्शन कास्ट है बढ़ जाती है। प्रोडक्शन कास्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। जब प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाती है तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, प्राइस, वो बढ़ जाती है। जब प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, लेस कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, लेस कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। जब ये लेस कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं तो ये मार्केट में क्या हो गए, ऑब्सोलीट हो गए, ऑब्सोलीट हो गए। तो ये नहीं बिके, जब नहीं बिके तो कंपनी को क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है, लॉस हुआ। अच्छा, वो लॉस कौन पे करता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे करती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा क्या हो, फास्ट हो। ये नहीं कि हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट फाइल दिखाते ही लग जाएं। इसीलिए कहते हैं कि मुझे ऑपरेशनल फ्रीडम चाहिए, ऑपरेशनल फ्रीडम चाहिए, ताकि मैं डिसीजन खुद ले सकूं। जब बहुत बड़ी डिसीजन है उसके लिए मैं आपको कंसल्ट करूं, ठीक। चलिए, अब देखिए फिर क्या करना है भाई, इसलिए करना है कि तो कि हम उसे ग्लोबल कंपनी बना सके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ONGC, ONGC विदेश हो गया, SBI ग्लोबल हो गया, ठीक है। ये देखिए ग्लोबल, समझ पा रहे हैं। तो मतलब वर्ल्ड क्लास हमें कंपनी बनानी है ताकि पूरे हिंदुस्तान बस में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इंडियन इकोनॉमी का डंका बजे, ठीक है। ये जो पॉलिसी आई है, ठीक है, राव और मनमोहन मॉडल बोला जाता है, ठीक है, कि इन लोगों ने पूरा हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, ठीक है। पहले आपने देखा होगा कि गांव में, अपने शहर में एक या दो परिवार के पास क्या हुआ करता था, पक्का घर हुआ करता था, पक्का घर हुआ करता था। आज अपने घर में, अपने समाज में, अपने हर बॉटम लेवल पर, हर व्यक्ति पर, जो आदमी BPL है उसके पास भी 2 कमरे का पक्का घर है, ठीक है। ये किसकी देन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये राव मनमोहन साहब की ही देन है, ठीक है। एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है, ये क्रम चलता रहता है, लेकिन प्रोग्राम पॉलिसीज बनती हैं तो वो एक सरकार के लिए नहीं बनती, वो भारत के फ्यूचर के लिए बनती है।
ठीक है, चाहे जो भी सरकार आए, ठीक है, वो हिंदुस्तान के लिए काम करती है। तो ये जो पॉलिसी बनी आपकी एलपीजी की, वो आज तक इसका इम्पैक्ट है और हमेशा ही रहेगा। नए भारत के निर्माण में 1991 की ये एलपीजी पॉलिसी बिल्कुल मील का पत्थर है। ठीक है, जैसे नेहरू जी ने 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी तो काफी समय तक चली। इसके बाद 1991 की ये पॉलिसी बहुत अद्भुत है। ठीक है, तो सल्यूट है इन दोनों को। ठीक, भारत के सच्चे सपूतों को। भारत को आज इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी में ऐसा बनाया कि ठीक है, थर्ड परचेजिंग पावर पैरिटी में थर्ड जीडीपी है हमारी। ठीक है, और फिफ्थ फिफ्थ हमारा किसमें है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इसमें हिंदुस्तान है। ठीक, कहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस थी हमारे पास, ध्यान दीजिए 1991 में खाने को नहीं थे अपने पास। ठीक है, 15 दिन के लिए कर्ज चुकाने के लिए केवल इंटरेस्ट था हमारे पास। समझ पा रहे हैं कहाँ थे हम, हर हिंदुस्तानी डेट रिडेन था। आज ये हमारी अर्थव्यवस्था है, इनको सपूत ना कहें, बताइए, ये हीरो ना है, हीरो नहीं है ये। उस समय की जो पॉलिटिकल क्राइसिस थी उनको झेला गया, लेकिन हिंदुस्तान को कहाँ खड़ा कर दिया आज। ठीक है, दोनों पक्षों को ध्यान में देते हुए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब ये कुछ लोग तर्क देते हैं भाई कि प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ हमेशा जब चेंज होता है, हमारे क्या अपने स्वभाव में हम अगर चेंज करते हैं तो मतलब रिसिस्ट होना शुरू हो जाता है, क्यों चेंज, हमको वही चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ चेंज किया गया, तर्क दिया गया कि भाई अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को पूरी तरह से मोनोपोली, जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो आप प्राइवेट को मोनोपोली में अगर दे देंगे तो प्राइवेट क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। जैसे BSNL, बीएसएनएल है, इसको होल्डिंग आपने दे दिया, जियो आ गए, एयरटेल आ गए। ठीक है, एयरटेल आ गए, वोडाफोन आइडिया आ गए। तो यहाँ से अगर ये जाते हैं इनकी मोनोपोली हो जाएगी, ये रेट तय करेंगे, देख लीजिए। और हर आदमी को हर महीने 200-300 रुपए का भराना पड़ता है, क्या रिचार्ज कराना पड़ता है। पहले क्या हुआ करता था, एक महीना भरा लिया, आराम चलता गया। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर जाएगा तो प्राइवेट फिर अपने हिसाब से लोगों को क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे। ये प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे, इन सबको एक्सप्लॉइट करेंगे, चाहे बड़ा तबका हो चाहे छोटा तबका हो, ये रूल करेंगे। ठीक, इनका कंसर्न ये था। आपको जिसमें क्रिटिसिज्म है, ये प्राइवेटाइजेशन का क्या है, क्रिटिसिज्म है। कहीं कहीं तक ये बात काफी हद तक सही भी है। ठीक, लेकिन आपको दूसरी बात बता दूं, फायदे भी देखिए ना, जियो आया, ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई। ठीक है, मोबाइल डिजिटल हो गया, पूरा काम मोबाइल से होना शुरू हो गया। ठीक है, फायदे भी तो देखिए कितने फायदे हैं। ठीक, एक नुकसान है लेकिन फायदा भी तो है। डाटा हर आदमी आज कर रहा है, हर आदमी सशक्त बन रहा है, अवेयर बन रहा है। जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना ही क्या होगा, उतना सिटीजन क्या होगा, मजबूत होगा। तो डिजिटलाइजेशन इंडिया को मजबूत भी कर रहा है। मैं कहता हूँ खर्चा है लेकिन हर आदमी पैसा कमा सकता है। कोई आदमी टिकटॉक से पैसा कमा रहा है, कोई यूट्यूब से पैसा कमा रहा है, तो फला फला सोर्सेज से पैसा कमा रहे हैं। एन नंबर ऑफ सोर्सेज खुल गए हैं। मैं कहता हूँ 200 रुपए तो ठीक है लगता है, लेकिन आज की गृहिणियां क्या कर रही हैं, अपना ब्लॉग चला रही हैं। ठीक है, यूट्यूब पर अपने वीडियोस बना रही हैं। देखिए ये 200 रुपए क्या कमाई नहीं हो पा रही है इससे ज्यादा है। तो कहने का मतलब देखने का तरीका है, एक्सप्लॉइटेशन है लेकिन फायदे भी आपके हैं। ठीक, कंपनी, ये तो आप क्रिटिसिज्म है। ठीक है, इन्होंने ये कहा चूंकि पब्लिक का डोमिनेंस है, तो जॉब, अगर पब्लिक से डोमिनेंस से प्राइवेट का डोमिनेंस बढ़ेगा तो जॉब क्या होंगे, जॉब घटेंगे। जब जॉब घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये इनका दूसरा कंसर्न है। ठीक, जैसा कोविड के टाइम में भी आपने देखा कि प्राइवेट कंपनियों ने बहुत सा क्या किया, ले ऑफ किया, ले ऑफ किया, क्या लोगों को हटाया, छटनी की। लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को नहीं हटाई। ये भी इनकी कंसर्न कहीं ना कहीं तक सही है। ठीक है, क्रिटिसिज्म है। ठीक, लेकिन जब जैसे कोविड निकलेगा तो फिर आपका एम्प्लॉयमेंट एक बार फिर बढ़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों का जॉब बढ़ेगा। ठीक है, ये प्रोसेस आएगा। ये कोविड के जाने के बाद वैक्सीनेशन आ गया, वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीनेट हो जाएंगे सभी लोग, फिर इसके बाद फिर से इकोनॉमी बूम करेगी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कंसर्न काफी हद तक सही भी है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये कहता है कि भाई ये जरूरी नहीं कि आप जो डिसइन्वेस्टमेंट करें, जो पैसा आपको मिले और जो बजट डेफिसिट हुआ है तो ये पैसा आप यहाँ ही डालें। ठीक है,
हो सकता है ना डालें आप, ठीक, हो सकता है जो वेलफेयर स्कीम है आप खर्च ना करें, ठीक है, यहाँ पर जो बच्चों के लिए, वुमेन के लिए, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन के लिए जो आप स्कीम बनाते हैं, यहाँ पर स्पेंडिंग आप कम कर दें, तमाम सारी चीजें। अभी आपकी कंपनियां हैं, पीसीएस का डोमिनेंस है, तो आपका पैसा आता है तो आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जब पैसा ज्यादा खर्च करते हैं, ये इनका कंसर्न है, ठीक है ना। ठीक, तमाम सारी कंसर्न है इनके, अपने अपने कंसर्न, हर आदमी क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देख लीजिए आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की, अब आप देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डेफिसिट है बहुत हद तक कम कर दिया गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट है बहुत कम कर दिया गया है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल हो गया है। ठीक, वेलफेयर स्कीम पर सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो क्रिटिसिज्म हो पूरी तरह से सही हो, कुछ क्रिटिसिज्म कुछ हद तक सही है, लेकिन 100% कोई क्रिटिसिज्म सही नहीं होता। तो आपके पास दोनों विकल्प हैं, आप इनके प्लस भी जानिए माइनस भी जानिए, जहां पर जैसा हो उस तरह के आप तर्क दीजिए। थोड़ा मेंस का यहाँ पर टच हल्का सा नजर आया है, ठीक है। चलिए, आप सभी को साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है। हम लगातार यहाँ पर 8 AM पर B2M पर मिलेंगे, B2M पर मिलेंगे, ठीक। और क्वेस्ट पेयर जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इन सभी का टेस्ट लूंगा। तो आपके पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए, पहले एनसीईआरटी पढ़ें, फिर क्वेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर ये क्वेश्चन अच्छे सॉल्व हो जाते हैं 60% प्लस तो ठीक ठाक है, इसको थोड़ा रेंज को बढ़ाइए, फिर से आप एनसीईआरटी किताब पढ़िए, जहां पर समझ में ना आए वो वीडियोस देखिए, केवल रिस्पेक्टिव टॉपिक की वीडियो देखिए, सभी टॉपिक को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, न्यू कवर है, तो पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद किताब पढ़िए, फिर एमसीक्यू सॉल्व करिए। 2-3 बार ये कर देंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, हम मिलते हैं लाइव क्लास में डेली, ऐप पर हमारी लाइव क्लास चलती है, ठीक है। वहां पर मैं करंट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, करंट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, तमाम सारी चीजें रहेंगी। तो जुड़े, सभी क्लासेस फ्री हैं, और सभी क्लासेस फ्री के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव हैं। मैंने अगर यहाँ एनसीईआरटी पढ़ाया है, एनसीईआरटी प्लस मैंने लिया है, तो एनसीईआरटी प्लस अगर आप क्लास करेंगे देखेंगे तो अंतर आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ 2 घंटे 4 घंटे के लिए नहीं है, 2 घंटे 4 घंटा तब होता है जब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं, तो फिर रिवाइज करने के लिए घंटे 2 घंटे हो जाता है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइमर है तो आपको टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर आपको रिसेंट क्लास से रिलेटेड पीडीएफ तमाम सारी चीजें मिलेंगी। अगर कोर्स आपको परचेज करना है तो AASH कोड का अप्लाई करिए, यहाँ पर आपको 10% छूट मिलेगी। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो इसी के साथ लेट्स क्रैक इट। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक, अपने अपनों का ध्यान रखें और आगे बढ़ें, सक्षम बने और समाज को सक्षम बनाएं। धन्यवाद।